जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको संकल्प परिवार में। आज हम बात करने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण में, जो निम्न स्तर से होगी। वर्ण की उच्चारण, वर्ण की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से संस्कृतों की जितने भी वर्ण हैं उसकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुआ है, किस तरह से विभाजित हुआ है, उनके परिचय के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, संस्कृति नाम जैसे ही आता है संस्कृत, तो हमारे धार्मिक ग्रंथों से जुड़े भाषा के बारे में बात होती है, जिसका प्रणव शब्द ओम होता है, जिसका प्रणव शब्द ओम होता है। जिसका प्रणव शब्द ओम होता है। आपको पता होगा, यदि ओम को हम खंड करते हैं, खंड मतलब टुकड़ा करते हैं, तो उसमें आता है ओ, उ, म। अर्थात ये जो है संस्कृत भाषा में बोलिए या हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अ को ब्रह्म स्वरूप भी मानते हैं, अर्थात उत्पत्ति का स्वरूप। और उ को विष्णु स्वरूप मानते हैं, और म को महेश स्वरूप मानते हैं। अर्थात ओम जो है वो क्या है, ओ उ म तीनों वर्ण को मिलकर ओम बनता है। अब इसके आधार पे आप जो देख रहे हैं, ओ का शुरुआती हम ब्रह्म बोले, क्योंकि ओ एक वैसा ध्वनि है जिनके आधार पे उत्पत्ति होती है। ओ यदि आप बोलते हैं अपने मन से भी, आप बोल के देख लीजिए कि ओ जो होता है, बोलने के वक्त आपके अंदर कंपन उत्पन्न होती है, जिसे हम उत्पत्ति का स्वरूप मानते हैं, अर्थात ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं। और वो जो बोलते हैं, ये संचलन अर्थात एक क्रमागत रूप से, विस्तार रूप से चलते रहता है वो। और म बोलते ही जो स्वर हम बोलते हैं उसको समाप्त कर दिया जाता है, जैसे ओ उत्पत्ति का रूप, ओ संचालन का रूप, और म नष्ट का प्रतीक माना जाता है। ओम हमारे धार्मिक ग्रंथ के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण मान रखते हैं, और इन्हीं का एक स्त्री रूप जिसे हम लोग पहले ऊ को रखते हैं और मौ का रखते हैं और औ का रखते हैं, जिसे हम उमा बोलते हैं। ये उमा ओम का स्त्री रूप है। और आपको पता है, हमारे धार्मिक ग्रंथ के अनुसार ओम जो है शिव का प्रतीक माना जाता है, अर्थात ओम ही हमारे शिव हैं। और उमा ही पार्वती है। तो इसमें से अब शिव ओम है और उमा पार्वती है मान लेते, तो और जो है ब्रह्म, वो विष्णु और महेश। आप इसके विपरीत रूप में यदि देखते हैं, जैसे ओ उ म, तो इसका संबंध में इस प्रकार आता है ओ उ म, अर्थात जिसके पास संचालन का स्वरूप होता है। संचालन मतलब कि उ का स्त्री रूप क्या होता है, शक्ति। जो शक्ति का रूप होता है वो किसके साथ लगता है, मौ के साथ, अर्थात उ के साथ।
तो ये विचार जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ ओम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार ओ के साथ ओ लगता है और मौ के साथ अ लगता है। यानी हम कह दें कि अ यदि ब्रह्म का स्वरूप है तो इसका स्त्री रूप का इसका पूरक जो होते हैं ऊ होता है, और ऊ जो है ब्रह्म स्वरूप है तो इसका मौ है स्त्री रूप, और मौ का स्त्री रूप क्या है? अ है, ठीक। अब इनके आधार पे आप ब्रह्मा की पत्नी के बारे में भी जान सकते हैं। ब्रह्म जिसको हम अ बोलते हैं, अ का स्वरूप अ से किसके साथ होता है? ब्रह्म यानी महेश की स्त्री के साथ, यानी जिसको हम शिव की बहन भी बोल सकते हैं। यानी अ के साथ अ यानी शिव की बहन अ है, और ऊ के साथ ऊ यानी जो ब्रह्म का बहन है, और मौ के साथ मौ जो महेश के साथ विष्णु की बहन है, यानी स्त्री रूप। तो ये समझ गए आप कि जैसे कहता है कि शिव की बहन सरस्वती है और ब्रह्मा की बहन लक्ष्मी है, और विष्णु की बहन शक्ति है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारे पास था 3 ही वर्ण था जो हमें ओम से मिला था, अ, उ, म। क्या ये 3 ही वर्ण काफी है हमारे लिए? नहीं। आप ये तीनों वर्ण का यदि उच्चारण के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी वर्ण या कोई भी कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके उच्चारण में भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग ई का स्वरूप मानते हैं। किसका स्वरूप मानते हैं बाबू? ई का। अर्थात तीनों स्वर की उत्पत्ति ई की सहायता से होती है। कभी कभी आप सुने होंगे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बनाने वाली शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शक्ति। और शक्ति यानी ई का रूप माना जाता है। जैसे सब, शक्ति के बिना शिव सब हो जाता है, आपको पता होगा। शक्ति के बिना शिव क्या हो जाता है? सब हो जाता है। तो इसके आधार पे यानी अ और ह्रस्व ई और उ और म, ये 4 वर्ण आपको समक्ष उत्पत्ति हो रही है। ओम से हमारा 3 शब्द बना था, अ उ म, सॉरी 3 वर्ण। उसके बाद ह्रस्व ई जो है, इसके उच्चारण में जो शक्ति का प्रयोग किया गया था वो ह्रस्व ई है, और इसको रचने वाला जो होते हैं उन्हें ऋषि बोलते हैं, और ऋषि का स्वरूप ही री है। ऋषि का स्वरूप ही क्या है? री है। और री के बाद और विपरीत यदि रूप लेते हैं तो इसका एक विपरीत रूप होता है री का लिरी। आप यदि बड़े हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब है आप बच्चे हैं तो आप र को ल बोलते हैं, और यदि आप बड़े हो जाते हैं तो र को र ही बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि निम्न स्तरीय बच्चे, निम्न स्तर के जो जिसका एजुकेशन होता है वो तुतला सकता है, और जो उच्चतम स्तर के बच्चे होते हैं वह तुतला नहीं सकता है। तो री में आप स्पष्ट समझ गए कि जो लिरी से उच्चतम की ओर बढ़ गया, अर्थात ऋषि बन गया, ज्ञानी बन गया, वो अच्छे से शब्द का व्याख्या कर सकता है, शब्द का उच्चारण कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें 6 वर्ण की उत्पत्ति हुई है, ठीक। अब जो है, अब आप देखिए कि अ का स्वरूप जो है, अ का दीर्घ रूप आ होता है, और ह्रस्व ई का दीर्घ रूप दीर्घ ई होता है। उ का दीर्घ रूप उ होता है, जिसे दीर्घ उ बोलते हैं हम लोग, और री का भी रूप बड़ी री होता है।
ठीक। तो इस प्रकार से अपने अपने जाति के साथ, अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि यदि एक कटोरा यदि आप चावल रख लेते हैं और दूसरे कटोरा चावल के साथ मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? बड़ा रूप में हो जाएगा, अर्थात बड़े कटोरे के अनुसार उसमें चावल हो जाएगा। तो दीर्घ रूप बनता है। आप इसे संधि भी समझ सकते हैं कि एक वर्ण, पहले ओम था, ओम से हमने टुकड़ा किए तो ओम हुआ। ओम के उच्चारण में जो आया था ह्रस्वई था, इसको उच्चारण किसने किया? तो ऋषि था। ऋषि का निम्न रूप ऋ था, और इसको जब हमने दीर्घ रूप में किए तो आ हुआ, दीर्घ ई हुआ, दीर्घ उ हुआ, दीर्घ री हुआ। तो इस प्रकार स्वर वर्ण की रचना होती है। ठीक है। तो रचना होने के बाद आपको पता होगा या आप लिखते आ रहे हैं बचपन से, जिसमें आप लिखते हैं अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, बड़ी री, लिरी। ये अभी जितने वर्ण का बना था ये सारे वर्ण इतना है, लेकिन लिखते आप हैं ए, आई, ओ, औ, अंग भी रखते हैं और अह भी रखते हैं। इसे हम इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि ये अयोगवा है, इसके बारे में बात करेंगे, पहले इनको देखते हैं। देखिए, ये जो था अ से ही आ बना था, और ह्रस्वई से ही दीर्घ ई बना था, ह्रस्व से ही दीर्घ उ, और दीर्घ री से ही दीर्घ री बना था। आपको ये बनने की प्रक्रिया को हम संधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? संधि। संधि के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है सब यहां अपने अपने जाति के साथ मिलन हो रहा था, तो दीर्घ बन रहा था। और उसके बाद जो होता है ये अ के साथ ह्रस्वई का मिलन होता है, अ के साथ दीर्घ ई मिलता है, अ के साथ ह्रस्व उ, अ के साथ दीर्घ उ, अ के साथ री, अ के साथ बड़ी री। यदि कह दे हम कि अ के साथ या आ के साथ ही ह्रस्वई, ह्रस्व उ और री मिलने के बाद इसका निर्माण होता, अ के साथ ह्रस्वई का निर्माण करने से ए बनता है, और अ को ह्रस्व के साथ निर्माण करने से ओ बनता है। अर्थात ये कह दें कि निर्माण होते जाता है क्या चीज से? वर्ण से वर्ण मिलने से। उसके बाद यदि हम देखते हैं कि अ के साथ फिर ए का यदि मिश्रण हो जाए, मिलन हो जाए, तो ए का निर्माण होता है। किसका निर्माण? ए का। यानी हम लिख सकते हैं अ जोड़ ए बराबर अ। इसमें हम आ भी लगा सकते हैं। ठीक है। अ या आ जोड़ ए बराबर अ। जब अ का निर्माण हो जाए तो फिर अ और आ के साथ अ का भी निर्माण हो सकता है, सॉरी अ का साथ मिलन हो सकता है, क्योंकि अ का निर्माण हो चुका है तो भी क्या रह जाएगा? अ ही रहता है, इनसे कोई और वृद्धि नहीं होता है। ठीक। लेकिन जो यहां पहले मिल रहा था, अपने अपने जाति के साथ जब मिल रहा था, अ के साथ अ का मिश्रण हो रहा था, आ बन रहा था, यानी दीर्घ स्वर बन रहा था। दीर्घ स्वर में दीर्घ ई बन रहा था, दीर्घ उ बना था, दीर्घ री बना था। उसके बाद आता है अ और औ का निर्माण, सॉरी ए और ओ का निर्माण, अ और या, आ,
के साथ यदि हम ह्रस्व ई या दीर्घ ई जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ए बनता है। और या आ के साथ ह्रस्व उ या दीर्घ उ जोड़ते हैं तो ओ बनता है। और अ के साथ री का मिश्रण होता है, मिलन होता है तो क्या बनता है? अर बनता है। इस प्रकार से और आगे देखते हैं अ के साथ जब ए और ओ का उत्पत्ति हो गया था तो ए मिलने से क्या बना था? ऐ बना था। और जब ऐ का निर्माण हो गया तो अ और या आ के साथ ऐ का भी मिश्रण कर दिया तो भी क्या रह गया? ऐ ही रह गया। उसके बाद जितने भी वर्ण आया था अ के आगे रखकर सारे वर्ण का मिश्रण हो चुका है और आपको बन चुका है अ आ हर्षई दीर्घई हर्ष दीर्घ री ए री बड़ी री लिरी ए ऐ ओ औ। अंग और अह अयोगवा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आप इतना तक अवश्य देख लिए होंगे कि पहला जो था दीर्घ स्वर की रचना अपने अपने जाति के साथ मिश्रण हो रहा था, अपने अपने जाति के साथ मिश्रण हो रहा था। और उसके बाद अ और आ को आगे रखकर हर्षई और हर्षऊ और री को मिला दिया जाता था, जिससे ए और ओ और अर का निर्माण हुआ था, जिसे हम गुण बोल सकते हैं। यदि आप चावल को, दूध को और चीनी को मिलाते हैं तो खीर निर्माण होता है, अर्थात गुण में परिवर्तन होता है। उसके बाद फिर जो बने हुए चीज को था ए और ऐ और अ या आ के साथ जो अ का मिश्रण हुआ था तो क्या बना था? और अ या आ के साथ जब औ बन गया था तो औ का क्या किया? मिश्रण कर दिया तो भी क्या रह गया? औ। यानी ये चारों प्रक्रिया किसके अधीन आ गया? वृद्धि कर दिए थे। क्या कर दिए थे बाबू? वृद्धि। यानी हम कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर के निर्माण के लिए जो कार्य हुआ था, अपने अपने जाति के साथ मिश्रण हुआ था, उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और ए और ओ का निर्माण जो हुआ था और अर का, उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। और ऐ और औ का निर्माण हुआ था तो वृद्धि संधि कहते हैं। अर्थात वर्ण का जो निर्माण हो रहा था संधि के ही आधार पे हो रहा था। किसके आधार पे? संधि के ही आधार पे। तो इसलिए हम जो वर्ण बता रहे हैं उसके साथ साथ संधि भी हमारा आ जा रहा है। संधि का परिचय और आगे देंगे, लेकिन इसके साथ जितना भी हो सके हम देते जा रहे हैं। तो उसके बाद जो होता है अंग और अह अयोगवा तो आ जाता है, इतना तक तो क्लियर है। उसके बाद जो आता है हम लोग पढ़ते हैं क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ये पांचों जो वर्ण आता है, पांचों का वर्ग, जैसे इसे हम का वर्ग बोलते हैं।
इसे चवर्ग बोला जाता है, इसे टवर्ग बोलते हैं, इसे तवर्ग बोलते हैं और इसे पवर्ग बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसको, ये जो पांचों की उत्पत्ति हुआ वहां तो हमने देख लिए थे कि एक ओम से ही उत्पत्ति होता, लेकिन यहाँ की जो पांचों वर्ण हैं, पांचों वर्ग का जो उत्पत्ति हो रहा है, ये हो रहा है उच्चारण के आधार पे। जो हमारे पास स्थान होता है जहां से उत्पत्ति होता है वर्णों का, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। तो उनके आधार पे ये सभी वर्ण का उत्पत्ति हुआ था। जैसे कंठ से जो स्वर निकला था उसे क ख ग घ के रूप में रखे थे, कंठ से। और जो तालु से निकला था, तालु से संपर्क होते हुए जो स्वर का उत्पत्ति हुआ था उसे हम चौछा रखे थे। और मूर्धा से जिस वर्ण का उत्पत्ति हुआ था